नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। ठीक है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, तो एक तो अपना कोई भी वेरिएबल होगा मान लो, है ना। इसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं एनजीटी। ठीक है, वो क्या था? बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे अपन न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट देखेंगे। जैसे हमने कोई भी एक्सपेंशन किया, मान लो आपका x प्लस वाई टू होल पावर n है, इसको हमने एक्सपेंड किया nc0 x टू पावर n प्लस nc1 x टू पावर n माइनस वाई प्लस nc2 x टू पावर n माइनस टू वाई स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, एंड ncn y टू पावर n। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो होल टर्म है ना, ये आपका क्या है? t1 है, और ये टर्म का आपका क्या है? t2 है। तो अभी x और y को काउंट करने के बाद भी, है ना, x और y को काउंट करने के बाद भी अपन देखेंगे कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट का मतलब है साइन नहीं देखना है यहाँ पे। न्यूमेरिकली मतलब आप वैल्यू सिर्फ देखोगे। साइन अपन प्लस माइनस साइन तब देखेंगे जब एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालेंगे। एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म में अपन प्लस माइनस साइन भी देखेंगे। यहाँ पर अपने को ये देखना है कि किस किस टर्म की ये होल वैल्यू ग्रेटेस्ट होगी। मतलब ये एक्स और वाई को कंसीडर करके देखना है कि आपको। तो ये कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए लेट कर लेते हैं, लेट टी आर प्लस वन इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, एनजीटी। तो अगर टी आर प्लस वन आपका ग्रेटेस्ट टर्म है, तो इसका मतलब क्या है कि टी आर प्लस वन। अब मैंने ये बताया कि प्लस साइन माइनस साइन नहीं देखना है आपने। मतलब इसका मॉडुलस वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए? इसके नेक्स्ट वाले टर्म से, टी आर प्लस वन से। ओके, टी आर प्लस वन टी आर प्लस टू से, और इससे भी बड़ी होनी चाहिए टी आर से। ठीक है, जो हम न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म ले रहे हैं वो आसपास वाले दोनों से बड़ा होना चाहिए। देखो, अब एक बार हम दोनों को सॉल्व करेंगे, है ना। पहला वाला सॉल्व करेंगे हम। ये क्या लिखा हुआ है आपका? टी आर प्लस वन, टी आर लेस देन टी आर प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आएगा। ये आ जाएगा हमारा टी आर, क्या आ जाएगा? अगर हम ये टर्म ओपन कर रहे हैं एक्स प्लस वाई टू होल पावर एन का। ठीक है, तो इसके लिए हमें टी आर टर्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? टी आर माइनस वन प्लस वन लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये क्या होगा आपका? एन सी आर माइनस वन एंड एक्स टू पावर एन माइनस आर। ओके, एक्स टू पावर एन माइनस आर प्लस वन इंटू वाई टू पावर आर माइनस वन, ऐसे लिखना पड़ेगा हम इसको। बताओ। ठीक है, तो ये आपका टी आर टर्म आ यस गया। इसी तरह सर। जब हम टी आर टर्म, वो तो आप लिख ही सकते हो, टी आर प्लस वन टर्म। तो अब इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे। तो देखो कैसे कंपेयर करेंगे। जो आपका टी आर प्लस वन टर्म है वो क्या आ जाएगा? एन सी आर एक्स टू पावर एन माइनस आर एंड वाई टू पावर आर। ठीक है, तो लेफ्ट साइड लिखेंगे इसको पहले, एन सी आर माइनस वन एक्स टू पावर एन माइनस आर प्लस वन इंटू वाई टू पावर आर माइनस वन। अब ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसको हम ये मान के चल रहे हैं कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो मॉड लगाया हुआ था हमने, यहाँ मॉड लगा देते हैं। और ये क्या आ जाएगा? एन सी आर एक्स टू पावर एन माइनस आर वाई टू पावर आर। ठीक है, तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? एक्स की पावर कौन सी कम है? ये वाली कम है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ एक्स बचेगा लेफ्ट में। और एनसीआर और एनसीआर माइनस वन में देखो क्या होगा। एनसीआर और एनसीआर माइनस वन इसको ओपन करें तो ये एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर प्लस वन एंड दिस विल बी आर माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, और इधर आपका सिर्फ एक्स मॉड लिख देता हूं मैं, लेस देन, और ये एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल एंड दिस विल बी आर फैक्टोरियल। और यहाँ से क्या आ जाएगा? सिर्फ वाई फैक्ट वाई मॉडुलस। दोनों साइड पॉजिटिव लेने के लिए हमने एक्स और वाई में मॉड लगा रखा है। ये समझ आ गया? तो देखो यहाँ से क्या, एन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ये कुल मिला के फाइनली आपका ऐसा आ जाएगा, एन माइनस आर प्लस वन लेस देन वाई अपॉन आर। ठीक है, दोनों साइड हमने इसको आर को ओपन कर देंगे, आर आर माइनस वन कैंसिल हो जाएगा। इधर ये आ गया।
इसको एक बार सॉल्व करो तो देखो इसको क्रॉस मल्टी, अब दोनों साइड पॉजिटिव लिखा है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि जब भी पॉजिटिव हो दोनों साइड तो अपन कोई भी टर्म कहीं से ले जा सकते हैं। माइंड नेगेटिव ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, साइन चेंज करना पड़ता है। तो ये बन जाएगा आपका मॉड एक्स आर, यहाँ से अपने को आर निकालना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो लास्ट में एक फॉर्मूला बन जाएगा, बस आपको वो फॉर्मूला याद रखना है, ये पूरा कैलकुलेशन नहीं करनी है। एक बार मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ तुम्हें। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वाई मॉड एन माइनस वाई मॉड आर प्लस वाई। ठीक है, यहाँ से आर फैक्ट, आर वाले टर्म हम कॉमन लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपका एक्स मॉड प्लस वाई मॉड लेस देन वाई मॉड एंड एन प्लस वन। ठीक है, तो आर इज लेस देन, ये आ जाएगा आपका एन प्लस वन अपॉन वन प्लस एंड एक्स अपॉन वाई। ऐसा बनेगा क्या बताओ। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। ये इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं अपन, यहाँ से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो ये क्या बनेगा देखो, एन, ये एक्स मॉड लिखा हुआ था, ये ऐसा बनेगा वाई मॉड एंड एन प्लस वन लिखा हुआ था डिवाइड बाई मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। अब इसको हम नीचे डिवाइड कर देंगे तो ये वन हो जाएगा और यहाँ पर एक्स अपॉन वाई आ जाएगा। तो फाइनली अपने पास आर लेस देन ये आ जाएगा। ठीक है, तो दो इनइक्वालिटी हैं अपन, एक तो पहला वाला हमने सॉल्व किया यहाँ पर, इसको सॉल्व किया, अभी सेकेंड वाले को भी सॉल्व करेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो देखो अभी सेकेंड वाला भी सॉल्व करेंगे। सेकेंड वाला हमारे पास क्या था, बस यहाँ पे नंबर डाल रखा है, टी आर प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन टी आर प्लस टू। ठीक है, तो इसको ओपन करेंगे तो ये आपका सिंप्लीफाई करने के बाद देखो, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ है ना, ये आपका ये आएगा आर ग्रेटर देन एन प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड एक्स अपॉन वाई माइनस वन। ये दो इक्वेशन है। ठीक है, तो आर, अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो यहाँ से अपने पास क्या बन गया, एन प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड एक्स अपॉन वाई माइनस वन से बड़ा होना चाहिए आर, एंड और किससे छोटा होगा, एन प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स अपॉन वाई। ठीक है, ये आ गया। अब आर इंटीग्रल वैल्यू है, देखो आर हमारी क्या है, इंटीग्रल वैल्यू है। तो अपन ये बोल सकते हैं क्या, इन दोनों में से, अब देखो ये हमारा क्या हो सकता है, आर तो कोई इंटीजर आएगा और इन दोनों में सिर्फ वन का डिफरेंस है, जो लेफ्ट में लिखा हुआ जो राइट में लिखा हुआ सिर्फ वन का डिफरेंस है। ये वैल्यू मान लो आपकी 1.5 आ गई, तो यहाँ पर 1.5 लिखा हुआ है, यहाँ आर लिखा हुआ है और ये क्या लिखा होगा 0.5। तो फिर हम क्या लेंगे, आर की वैल्यू वन ले लेंगे। बताओ, तो आर हमारा यस यहाँ से क्या होगा, आर शुड बी, अपन ये बोल सकते हैं कि आर, दोनों साइड अगर अपन सीधा ये लिख सकते हैं कि आर शुड बी, मैंने आपको वो पढ़ा दिया ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो ये कुल मिला के यस ऐसा आ जाएगा है ना, आर शुड बी लेस देन और इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन। ठीक है, ये आ गया समझ में, बताओ। तो यहाँ पर दो चीजें हैं। अब अगर देखो ये हमारा इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, अगर ये 1.5 लिखा था मैंने तो यहाँ पर तो आर पक्का पता चल गया हमें कि वन होना चाहिए। बट अगर ये इंटीग्रल वैल्यू होती, मान लो ये आपका टू आ रहा होता लेफ्ट साइड वाला और ये आर लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या वन लिखा हुआ है, तब तो हम आर दोनों ले सकते हैं, वन एंड टू। बताओ, ठीक है, तो हमारे दो ऐसे टर्म आ जाएंगे। और अगर ये इंटीग्रल वैल्यू नहीं आ रही है, फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है, उस केस में आर हमारा एक ही आएगा। ये बात समझ आ गई, तो इस पे डिपेंड करता है। तो फाइनली आपको क्या ध्यान रखना है, देखो दो केस बनेंगे यहाँ पर है ना। यहाँ पर पहला केस, केस वन, इफ इफ एन प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स अपॉन वाई। अब ये आपको जो जो एक्सपेंशन दिया रहेगा, बाइनोमियल टर्म दिया रहेगा, उससे देख के बनाना है। ठीक है, एन प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड एक्स अपॉन वाई इज फ्रैक्शनल वैल्यू, इज, ओके इसको ऐसे लिखो, इज फ्रैक्शनल। ठीक है,
देन r will be equal to n plus 1 upon 1 plus x upon mod y, ठीक है, का होल ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, ये पहला टर्म समझ में आ गया आपको। यहाँ से हमने ऐसे देखा कि अगर हमारा इसकी वैल्यू कोई इंटीग्रल नहीं आ रही थी, 1.5 आ रही थी, तो ये राइट साइड 1.5 बन रहा था और लेफ्ट साइड क्या बन रहा था, 0.5। तो इसके बीच में r तो इंटीग्रल वैल्यू 1 आ रही है, तो 1 क्या है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर टर्म। तो हम क्या करेंगे, अगर ये वैल्यू आपकी फ्रैक्शनल आती है तो हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेंगे, ठीक है। एंड केस 2, इफ n plus 1 1 plus mod x upon y is इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है, देन r विल बी इक्वल टू, r की दो वैल्यू आएंगी फिर यहाँ पर, एक तो n plus 1 1 plus mod x upon y एंड, और एक आपका आ जाएगा n plus 1 upon 1 plus x upon y -1। दो वैल्यू आ जाएंगी। ये सेकंड वाला जो एग्जांपल मैंने बताया, अगर इसकी वैल्यू इंटीग्रल आ रही मतलब 2 था, ठीक है, अगर ये 2 था तो ये क्या होगा, ये कम होगा, 2 और 1 दोनों r की इक्वल हो सकते हैं, तो 1 और 2 हमें दो कंसेक्यूटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो दो ग्रेटेस्ट इंटीजर, दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होंगे, दोनों केस में अलग अलग है। एक बार देखेंगे कि इसकी वैल्यू अगर हमारी नॉन इंटीग्रल आ रही है तब सिर्फ एक न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा, और इसकी वैल्यू अगर इंटीग्रल आ रही है तो दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होंगे। बताओ आगे क्या समझ में? यस ठीक है, चलो सर देखो इसमें क्या कह रहे हो, बताओ। सर केस 2 में जो आर में लिखा है आर इक्वल्स टू, उसमें सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना लगाए तो भी तो हो सकता है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीग्रल इंटीजर वैल्यू ही टर्म है, मतलब इंटीग्रल ग्रेटेस्ट। वैल्यू है ना, तो हाँ इसको इंटीग्रल अपन वैल्यू है तो हाँ, फंक्शन इसको इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब ये डायरेक्टली ऐसे ओपन करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर इंटीग्रल वैल्यू है तो आर की हमारी दो वैल्यू हो सकती है, डायरेक्टली ये हो सकता है या फिर -1 हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बोल रहे हो क्या, यस सर यस। बताओ, ठीक है ना। चलो एक बार नोट कर लो इसको, ठीक है। अच्छा इतना तो आपको पता चल गया ना कि मतलब आर हमारा इन दोनों वैल्यू के बीच में होना चाहिए, है ना। तो या इसके बाद अपन ऐसे सोचेंगे, यहाँ पर नोट करके लिख लेंगे, ठीक है। और x प्लस वाई टू होल पावर n है ना, तो इसको अपन फर्स्ट बोलेंगे, ये फर्स्ट है जो आपको ऊपर लिखा रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर y प्लस एक्स लिखा हुआ है तब भी हम x अपॉन वाई लेंगे, है ना, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि तो इसको फर्स्ट लेंगे और इसको सेकंड लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट अपॉन सेकंड होगा हमेशा, ये ध्यान रखना है ना, क्योंकि अगर ये चेंज हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और जो ये वैल्यू है ना, लेट n प्लस 1 अपॉन, क्या निकाला था हमने, 1 अपॉन x अपॉन वाई, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस फर्स्ट अपॉन सेकंड, ठीक है। इसको आप एक नाम दे दिया m, मान लिया हमने, ये वैल्यू m आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे दो केस बनाएंगे, इफ m, इफ कैपिटल M इज इक्वल टू इंटीजर, ठीक है। अगर ये आपका इंटीजर आता है देन ngT विल बी इक्वल टू, एक तो आपका tm एंड tm प्लस 1, ठीक है। ऐसे याद करने में आसानी रहेगी आपको। अगर m इंटीजर आता है तो आपके पास कौन कौन से टर्म होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या डायरेक्टली कभी ये पूछता है तुमसे, ये नहीं पूछेगा कि r की किस वैल्यू के लिए आया, कौन सा टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा, तो अपन डायरेक्टली वो टर्म निकल आएगा, ठीक है। दूसरा केस, इफ m नॉट इंटीजर देन ngT विल बी इक्वल, कौन सा टर्म होगा आपका ngT, t और m जो है ना उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर +1, बस, ठीक है, इतना याद रखना। नोट कर लो इसको भी अब। बताओ ये आ गया समझ में, ये इजी है उससे, ठीक है, डायरेक्टली टर्म निकल आएगा, r की वैल्यू हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको जैसे मान लो T5 आ गया, अब यहाँ पर मान एग्जांपल में साथ में लिख देता हूँ,
अगर मान लो m की वैल्यू आपकी 4 आ गई, तो फिर कौन कौन से टर्म होंगे? एक तो T4 एंड T5, ठीक है। एंड इफ m की वैल्यू आपकी 4.5 आ गई, तो जो एनजीटी होगा आपका वो क्या हो जाएगा? T5। मतलब 4.5 का न्यूमेरिकल इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे, वो 4 आ जाएगा, 4 + 1 करके हमारा 5 आ गया। कर लोगे? बताओ, कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 + 2x होल पावर 50 where x equal to 1/5 is, ठीक है। लार्जेस्ट टर्म फाइंड करना है आपको, ए, बी एंड ऑप्शन सी, डी। ए ऑप्शन इज 5th टर्म, 8th टर्म, 7 एंड 6, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे उसमें जो x और y रहता है ना, उसकी वैल्यू दी हुई रहती है कि फॉर x की वैल्यू इसके लिए, या फिर क्योंकि x पे भी डिपेंड करेगा ना वो चीज, तो x की वैल्यू साथ में दी रहेगी और बोला जाएगा कि इसके एक्सपेंशन में लार्जेस्ट सम बताओ। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बताना है आपको। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? m निकालेंगे अपन। m इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन मॉड 1 प्लस मॉड x अपॉन y, ठीक है। सो दिस विल बी 50 + 1 अपॉन 1 प्लस, एंड ये आ जाएगा 3 अपॉन 2 इंटू 1/5, ऐसा था, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करोगे, यस देखो सर, क्या आ गया, 51 अपॉन एंड 600। 10 + 15, ओके, ये कितना आ रहे? 1 प्लस एंड 15/2, ठीक है। तो ये हो गया आपका 51/17 इंटू 2, ठीक है। तो 6 आ गया। अब n की इंटीग्रल वैल्यू आ गई। इंटीग्रल वैल्यू आती है तो कितने न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट एनजीटी कितने आ रहे थे बताओ? m इक्वल टू 6 आ गया। तो हमारे पास जो एनजीटी टर्म होंगे, पहला केस बन गया ना ये, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? T6 एंड T7। यही तो बताया मैंने ऊपर, देखो एक ही टर्म बताया आप लोगों ने। जो जिसमें इंटीजर आता है, फर्स्ट वाला केस है ना, इंटीजर आता है तो क्या होगा? Tm एंड Tm+1, ठीक है। दो ग्रेटेस्ट इंटीजर टर्म होंगे और दोनों सेम होंगे, इसलिए दो आ रहे हैं। दोनों की वैल्यू सेम आ रही होगी, अपन निकाल के देख सकते हैं इनको। बताओ आया क्या समझ में? यस सर। तो आप लोगों ने सिर्फ एक आंसर बताया, ये दोनों आएंगे, ठीक है। 6 एंड 7 टर्म भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द न्यूमेरिकली greatest coefficient in the expansion of 3x - 2 होल पावर 21, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है, क्या वर्ड दिया है? न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट। तो कॉफिशिएंट बोला गया तो मतलब x से मतलब नहीं है यहाँ पर, तो x को आप इग्नोर करोगे, मतलब x को 1 लेके इसको सॉल्व, पूरा प्रोसेस वही रहेगा, x को 1 लेके इसको सॉल्व कर देंगे। तो मतलब x से हमें मतलब नहीं है, x आपको कुछ भी वेरिएबल है, बट कॉफिशिएंट बताना है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट क्या होगा, ठीक है। तो तीन टाइप के, एक तो बायनोमियल कॉफिशिएंट है ना, न्यूमेरिक मतलब ग्रेटेस्ट बायनोमियल कॉफिशिएंट होता है, उसमें तो एनसीआर आता है। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट ये आ गया, और न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, उसमें आपका x की वैल्यू भी दी रहेगी कि x और y की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है। तो बताओ इसके लिए कौन सा टर्म आएगा? देखो अपन यहाँ पर m की वैल्यू निकालेंगे भाई। m क्या था हमारा? n + 1 डिवाइड बाई 1 + x अपॉन y होल पावर
बस ये, ठीक है। तो n 21 प्लस 1 हो गया, डिवाइड बाई 1 प्लस दिस विल बी 3/2, है ना। मॉड लगा हुआ है, मतलब माइनस को नहीं लेंगे या माइनस लेंगे तो मॉड के बाहर वो प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 22 इंटू 2 डिवाइड बाई 6, 44, कितना आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं डिनोमिनेटर में, है ना, 5 आएगा यहाँ पर। सो 5 एंड ये हो गया 8.8, ठीक है। सो अब ये नॉन इंटीजर है, इसका मतलब जो एनजीटी होगा आपका वो क्या होगा, टी ग्रेटेस्ट इंटीजर m प्लस 1, सो T9, ठीक है। T9 आएगा। अगर अपन T9 निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, अब देखो T9 मतलब T8 प्लस 1 लिखेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा कितना, 21, 21C8 एंड 2x टू पावर, अब देखो कॉफिशिएंट लिख लेना सिर्फ, तो x हटा देंगे, हम सिर्फ कॉफिशिएंट देखेंगे, है ना। और ये कितना आ गया, 13 एंड 3 टू पावर, अच्छा यहाँ पर 2 3 था, ये आपका 13 एंड 2 टू पावर 8 माइनस 2 टू पावर 8, ये बन जाएगा। ये आपका क्या कॉफिशिएंट फाइंड करना था यहाँ पे, है ना। फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट, तो कॉफिशिएंट आ गया हमारा, ये आ रहा है, बताओ। इसके साथ यस में सर। हमारा x टू पावर 13 आएगा, तो ये पूरा टर्म हो गया, बट कॉफिशिएंट तो आपका सिर्फ इतना आ गया, कर लोगे। Yes, ठीक है, sir. चलो यस सर। एक क्वेश्चन और लिखो, फाइंड द टर्म in the expansion of 2x minus 5 to whole power 6 which have first greatest binomial coefficient and second point greatest numerical coefficient and third one algebraically greatest coefficient and fourth one algebraically least coefficient। ठीक है, ये फाइंड करके बताओ मुझे ये चारों। सेकंड थर्ड फोर्थ के लिए हम क्या करेंगे, एम बाई एम की वैल्यू निकालेंगे। एम को मैंने क्या डिफाइन किया था, एन प्लस 1/1 प्लस एक्स अपॉन वाई। तो देखो जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू नहीं दी हुई है वो अंडरस्टूड है आपको कि उसको 1 लेके कॉफिशिएंट देखना है हमें, है ना, उससे मतलब नहीं है, कॉफिशिएंट देखना है। तो ये क्या हो जाएगा देखो, 6 प्लस 1 7 डिवाइड बाई 1 प्लस 2/5, ठीक है। दिस विल बी 7 इंटू 5 डिवाइड बाई 7, तो क्या आ गया, अच्छा यहाँ पर इंटीजर आ रहे, ठीक है, 5 आ गया। तो कौन कौन से टर्म हो गए फिर, T5 एंड T6, सिंपल है। अब देखो अलजेब्रिक की ग्रेटेस्ट में, अब T5 और T6 टर्म निकाल के देखो एक बार, T5 एंड T6। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, R4 लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 6C4 एंड दिस विल बी 2x टू पावर 2 एंड माइनस 5 टू पावर 4, और ये आ रहे हैं, और यहाँ पर 5 लेंगे तो ये 6C5 एंड 2 टू पावर 1, ठीक है। एक्स हटा दो, इसका कोई काम नहीं, यहाँ पर एक्स हटा देते अपन, ठीक है। और ये हो जाएगा -5 टू पावर 5, ठीक है। देखो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या, इक्वल आएंगे क्या, इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, इक्वल आएंगे क्या। ये आपका 6C4 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5/2 इंटू 4 इंटू 5 टू पावर 4, ठीक है। नहीं आएंगे सर, So, सेकंड वाले में माइनस साइन होगा। माइनस साइन आ रहा है ना, न्यूमेरिकली तो सेम आने चाहिए ना,
देखो माइनस साइन का अपन बताते हैं अभी क्या सीन है। हाँ ये क्या हो गया, नहीं। 3 into 4 into 5 to power 5, ठीक है। और ये देखो क्या बनेगा, 6 into 2 इंटू, और यहाँ पर माइनस आ गया 5 to power 5। तो ये भी आपका क्या लिखा हुआ है, -3 into 4, एक तरह से यही लिख देते हैं इसको। हाँ 5 to power 5, दोनों सेम है, न्यूमेरिकली सेम है ना दोनों, तो इसलिए हम बोलते हैं न्यूमेरिकली चेक करने में हम साइन को नहीं देखेंगे, ठीक है। साइन को नहीं देखेंगे तो आपका T5 और T6 दोनों टर्म मैक्सिमम हो गए, ग्रेटेस्ट हो गए ना। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कौन से आगे, T5 एंड T6। और अगर एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट बोला जाएगा तो उसमें साइन भी देखना है आपको, तो फिर कौन सा होगा बताओ, T5 या T6? एल्जेब्रिकली तो हमें T5 मिलेगा, 35। दोनों है ना, दोनों इक्वल हैं बट साइन अपोजिट है, ठीक है, मतलब उनकी वैल्यू सेम है। और एल्जेब्रिकली लीस्ट जो होगा वो कौन सा होगा, T6, क्योंकि उसकी वैल्यू सबसे मैक्सिमम है बट वो माइनस में है, तो वो सबसे लीस्ट हो गया, एल्जेब्रिकली सबसे लीस्ट कोएफिशिएंट हो गया। तो माइनस साइन आएगा तो क्या समझेंगे अपन, वो एल्जेब्रिकली लीस्ट है, और प्लस साइन वाला ग्रेटेस्ट है, ठीक है। अगर यहाँ पर बीच में प्लस लगा होता तो दोनों सेम थे, फिर कोई दिक्कत नहीं थी, दोनों में मतलब एल्जेब्रिकली दोनों ग्रेटेस्ट थे। तो ऐसे कितने केस हो सकते हैं, समझ में आ गया आप लोगों को। ऐसा हो सकता है कि बीच में माइनस आ रहा हो तो दो टर्म सेम, दो टर्म हाईएस्ट बन रहे हैं और उन दोनों में से एक माइनस साइन का एक प्लस साइन का, क्योंकि जिसमें बीच में माइनस आ जाता है तो अल्टरनेटली माइनस प्लस के टर्म आते हैं। तो वो दो टर्म अगर बीच वाले ग्रेटेस्ट हैं तो उनमें से एक एल्जेब्रिकली लीस्ट भी होगा और एक एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट होगा, बट न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट में हम दोनों को काउंट करेंगे। क्लियर है क्या ये बात, Yes, बताओ, sir. ये Yes, सभी sir. को समझ आ गया, यस सर। ठीक है। ठीक है, इसको नोट कर सकता हूँ, है ना, नोट कर लो अगर नहीं किया तो। और इसके आगे मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ आपको। राइट डाउन which term is the NGT in the expansion of 2x plus 5y whole power 34, where x equal to 3 and y equal to 2, ठीक है। इसमें बताओ कौन सा टर्म होगा ग्रेटेस्ट, ठीक है। देखो यहाँ पर अपन m की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, m इज n+1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स अपॉन वाई, ठीक है। तो दिस इज 35 हो गया, है ना, n+1 35 हो गया, और 1 प्लस 2 into 3/5 into 2। जब भी x और y की वैल्यू दी हुई है तो हम उसका यूज करेंगे, नहीं दी हुई है तो हम ये समझ लो कि क्वेश्चन में आपको कोएफिशिएंट से पूछा गया, तो उसकी वैल्यू हम 1 लेके चलेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 35 into 5 डिवाइड बाई 8, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 21 पॉइंट समथिंग आ रही होगी, है ना। Yes, sir. ठीक है, 21 पॉइंट समथिंग आ रही है, मतलब आपका m इज नॉट इंटीग्रल, इंटीजर नहीं है, तो एनजीटी टर्म जो होगा आपका वो क्या आ जाएगा, t ग्रेटेस्ट इंटीजर +1, सो t21 + 1 t22, 22 टर्म है जो हाईएस्ट वाला है, ठीक है, कर लोगे। Yes, sir. इसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं कुछ मतलब इस टाइप का टर्म लिखा होगा, डिविजिबिलिटी चेक करना होगा आपको, जैसे इसमें, सो दैट 7 to power n+5 is divisible by 6, where n is a पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको प्रूव करना है, कैसे प्रूव करेंगे, देखो बायनोमियल का यूज करके हम इसको बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। जो 7 to power, देखो इसको तो हम एक्सपेंड करेंगे नहीं, ये तो फिक्स है 5 है ना,
जो 7 टू पावर n लिखा है इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस या 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 टू होल पावर n प्लस 5। ठीक है, ये आ गया समझ में। अब इसको हम एक्सपेंड कर देंगे, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखो पहला वाला टर्म क्या बन जाएगा, nc0 6 टू पावर n प्लस nc1 6 टू पावर 1 प्लस nc2 6 टू पावर 2, इस तरह से डॉट डॉट। लास्ट में क्या आएगा आपका, nc(n-1) एंड 6 टू पावर 1। अच्छा यहाँ पे मैंने n-1 लिख दिया, n-1 n-2, ये जो पावर है ना स्टार्टिंग से डिक्रीज होगी, n-2, ये क्या आ जाएगा 6 प्लस ncn इंटू 1। ठीक है, और प्लस 5 एक्स्ट्रा था जो साथ में लिखा हुआ था। तो यहाँ से स्टार्टिंग से लेके इस पॉइंट तक ये बताओ सारे 6 से डिविजिबल हैं, ये जो टर्म लिखे हुए हैं डिविजिबल बाई 6 है। ठीक है, Yes, sir. बचा हुआ जो इसके अलावा जो जिसमें 6 का फैक्टर नहीं हो, एक या दो टर्म, जितने भी टर्म आएंगे उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये 1 प्लस 5, तो इसका मतलब क्या है, ये 6 हो गया, तो बस प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो बाइनोमियल के यूज करके अपन कोई भी ऐसे डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि कोई भी नंबर लिखा हुआ है ना, और वो उसकी पावर n है, तो वो किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, इस तरह से चेक कर सकते हैं। बताओ, तो इसको अपन ये लिख सकते हैं कि ये आपका जो पहला वाला होगा 6 का कुछ मल्टीपल 6 इंटीजर टाइप आ जाएगा प्लस 6, तो ये बन गया आपका क्या 6 एंड इंटीग्रल वैल्यू प्लस 1, तो हो गया डिविजिबल प्रूफ। कर लोगे? Yes, sir. बताओ, ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिमाइंडर when 7 to power n is, okay, 7 to power n की जगह यहाँ पे ऐसे लिखो 7 to power 81 is divided by 5। ठीक है, तो देखो इसमें से 7 को तो हम डायरेक्टली तो 5 प्लस माइनस 1 में नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे 7 और 49 बना सकते हैं यहाँ पर, बट 49 बनाने के लिए हमारा पावर कैसा इवन होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले एक 7 बाहर कर देते हैं, और ये आपका बन जाएगा 7 टू पावर 80। अब इसको अपन लिख सकते हैं 7 इंटू 49 टू पावर 40। ठीक है, कोई दिक्कत है, ऐसा लिख देंगे। तो इसको ब्रेक कर सकते हैं हम क्या 50 माइनस 1 करके, 50 माइनस 1 टू पावर 40, इसको एक्सपेंड करेंगे, ये क्या आ जाएगा 7 तो आपका बाहर ऑलरेडी आ रहे हैं, और ये 40c0 50 टू पावर 40 माइनस अल्टरनेट साइन आएंगे। ठीक है, 40c1 50 टू पावर 49 प्लस इस तरह से लास्ट में देखो क्या बनेगा 40c39, और ये हो गया आपका 50। अब ये वाला टर्म जो है माइनस का टर्म होना चाहिए, दिस टर्म विल बी नेगेटिव। ठीक है, प्लस 40c 40 एंड बस यहाँ तक आ रहे हैं, है ना, इस तरह से। ठीक है, अब अपन इसमें देखेंगे कि जो क्या क्या टर्म बन रहा है यहाँ पर, जी जो 5 से डिविजिबल हो। ठीक है, 5 से डिविजिबल वाले, ओके, तुम्हारा फर्स्ट से यहाँ से लेके मतलब स्टार्टिंग से लेके, क्योंकि जिसमें जिसमें 50 का फैक्टर आ रहा है वो सारे डिविजिबल है, तो सिर्फ एक टर्म बच रहा है यहाँ पर। ठीक है, एक टर्म बच रहा है ये वाला 1, तो इसको अपन यूं लिख सकते हैं क्या, ये 5 का मल्टीपल इंटीजर वैल्यू प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 35 इंटीग्रल, ठीक है, प्लस 7, और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं अपन 35i प्लस 1 प्लस 5, ठीक है, प्लस 2, ये क्या बन गया, ये भी 5 का मल्टीपल है, तो इसको अपन 5i डैश मतलब कोई भी दूसरा इंटीजर आ जाएगा यहाँ पर प्लस 2, तो जो रिमाइंडर हमारा बचेगा ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, बताओ अगर कोई दिक्कत है इसमें, कोई कंफ्यूजन है सर तो। जो ये 5 है, फिर जो 7 है इसको
5+2 के करके वैसे नहीं कर सकते? 5+2 के करके मतलब नहीं 2 फिर हमें देखो, अच्छा इसको डायरेक्टली ये बोल रहे हो ना डायरेक्टली, यस सर। तो 5+2 अपन ऐसे करेंगे अगर तो 81 आएगा। तो यहाँ पर ना अपने को कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है, हमें तो 1 में ब्रेक करना इजी होता है। देखो जब अपन इसको लास्ट में ओपन करेंगे और ये आपका 81C, चलो इसको मैं 2+5 लिखता हूँ ऊपर, है ना, 2+5 करके, फिर देखो तो ये क्या बनेगा 81C0 2^81, ठीक है, प्लस अब ये देखो 2^81 हो गया, तो ये पहला टर्म ही हमारा ये आ गया जो 5 का फैक्टर नहीं है, इसके आगे वाले सब में 5 का फैक्टर होगा, तो इसको हमें देखना पड़ेगा जी, तो काफी बड़ा नंबर आ गया ना, इसलिए हम इसको हमेशा 1 के साथ ब्रेक करते हैं। अब इसको अपन करेंगे तो कर तो सकते हैं ऐसे भी, है ना, क्योंकि अब देखो करने को तो अपन मतलब इसको फिर कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2^81 है, तो हम लास्ट डिजिट देख के 5 से डिविजिबिलिटी चेक करना बहुत आसान है ना, ये बिना करे भी हम अपन ऐसे कर सकते हैं। देखो 5 से डिविजिबल है और कितना रिमाइंडर सर आपकी वॉइस नहीं आ रही सही से। सर नहीं आ रही। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इसमें, which number is larger 1.1 to whole power 1 lakh, ठीक है, और 10,000, ठीक है, बताओ इन दोनों में से कौन सा नंबर लार्जर है, बता सकते हो, ऐसे बताओ तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा लार्जर होगा, देख के क्या लगता है। सर ये 1.1 वाला। 1 की बराबर में 1.1 की फर्स्ट वाला, ऐसे क्वेश्चन भी अपन बाइनोमियल का यूज करके कर सकते हैं। देखो जैसे फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले को अपन यूं लिख सकते हैं क्या, 1 + 0.1 टू होल पावर 10,000 1 लाख है, ठीक है, इसका एक्सपेंशन करेंगे, इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 10⁵ C0, ठीक है, प्लस 10⁵ C1 एंड 0.1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.1 प्लस 10⁵ C2, और ये हो जाएगा आपका 0.1 इस तरह से, ठीक है, और इसको देखें हम क्या नंबर बन गया, ये पहला हमारा तो 1 बन गया, दूसरा क्या बन गया 10⁵ इंटू 0.1 प्लस ऐसे पॉजिटिव नंबर कुछ आएगा इसके साथ में, तो 1 + 10⁴ प्लस, तो ये बताओ कि ये जो होल नंबर है दिस इज ग्रेटर देन 10⁴, क्योंकि 10⁴ तो आपका एक ही नंबर यही आ गया, इसके साथ और तो कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये इससे काफी बड़ा है, बताओ आगे क्या समझ में, कैसे चेक कर सकते हैं अपन इसको। यस सर। यस सर। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको भी।